अरावली, ये नाम सुनते ही शायद पहाड़ों की एक शांत तस्वीर जहन में आती है। पर आज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक यही अरावली एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है। और ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, ये इसके वजूद को ही खतरे में डाल सकता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे समझते हैं। सोचिए, डेथ वारंट, ये बहुत ही गंभीर शब्द है ना? और यही शब्द हमें सीधे इस मुद्दे की गहराई में ले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात यहां तक पहुंच गई? मामला इतना क्यों बढ़ गया? बात वाकई हैरान करने वाली है, और यही आज के हमारे विश्लेषण का सबसे जरूरी सवाल भी है कि कैसे एक कानूनी परिभाषा में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव एक पूरे इकोसिस्टम के भविष्य पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा सकता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें सबसे पहले अरावली के महत्व को समझना होगा। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों का एक सिलसिला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है। तो आइए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक जीता जागता भौगोलिक चमत्कार है। सोचिए, अरबों साल पुरानी ये रेंज गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है और थार रेगिस्तान के लिए एक दीवार की तरह खड़ी है। यही वो दीवार है जो गर्म हवाओं को रोकती है, हमारे मॉनसून को सही दिशा देती है और साबरमती, लूनी जैसी कितनी ही नदियों को जन्म देती है, जो लाखों लोगों की आप कह सकते हैं कि लाइफलाइन है। जरा सोचकर देखिए, एक कुदरती दीवार जो 1-2 साल नहीं बल्कि अरबों सालों से हमारी हिफाजत कर रही है। यही तो है अरावली की असली ताकत, एक ऐसी ढाल जिसने पूरे उत्तर भारत के मौसम और भूगोल को जैसा वो आज है वैसा बनाया है। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। ये प्राचीन संरक्षक, ये ढाल आज खुद बहुत बड़े खतरे में है। दशकों से इस पर जो हमले हो रहे हैं, उन्होंने इसे बुरी तरह से कमजोर कर दिया है। और ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, ये वाकई में बहुत चिंताजनक है। 30%। इसरो की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की लगभग 1/3 जमीन या तो खराब हो चुकी है या बंजर होने की कगार पर है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक राष्ट्रीय संकट है। और जब हम इस संकट को अरावली के चश्मे से देखते हैं, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। रिपोर्ट से बताती हैं कि इस पूरी पर्वत श्रृंखला का 25% हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा माइनिंग, अवैध कब्जों और पेड़ों की कटाई की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुका है। जी हां, गायब। अच्छा, इस बढ़ते संकट को देखते हुए एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव कदम भी उठाया गया। एक ऐसा कदम जो एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। और वो कदम था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। इसका मकसद है गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरी भरी पट्टी बनाना, ताकि थार रेगिस्तान को और फैलने से रोका जा सके और जो जमीन खराब हो चुकी है उसे फिर से जिंदा किया जा सके। वैसे ही आइडिया अफ्रीका की मशहूर ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से लिया गया है, जिसका मकसद भी सहारा रेगिस्तान को रोकना है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स का इरादा एक ही है, कुदरत का इस्तेमाल करके कुदरत को ही ठीक करना। भारत में हमारा लक्ष्य है 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को फिर से हरा भरा करना। तो सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक कानूनी पेच आ गया। एक ऐसा पेच जिसने इस पूरी मुहिम पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। चलिए इस घटनाक्रम को जरा टाइमलाइन पर समझते हैं। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नए माइनिंग लीज पर रोक लगा दी, जो एक अच्छी बात थी। लेकिन फिर आया 20 नवंबर 2025। इस दिन कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों के लिए एक बिल्कुल नई तकनीकी परिभाषा को मान लिया, और बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। तो ये नई परिभाषा है क्या? देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। पहले किसी भी पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल मतलब सी लेवल से नापी जाती थी, लेकिन इस नई परिभाषा के मुताबिक अब ऊंचाई लोकल रिलीफ यानी पहाड़ी के अपने बेस, उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। और अगर कोई पहाड़ी इस नए नाप से 100 मीटर से कम ऊंची निकलती है, तो उसे कानूनी तौर पर पहाड़ी माना ही नहीं जाएगा। और बस इसी एक बदलाव ने 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के आंकड़ों को जन्म दे दिया है और एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो ये बहस है क्या?
देखिए, यहीं पर सारा मामला उलझ जाता है। एक तरफ है आलोचक जिनका कहना है कि अगर एक एक पहाड़ी को गिना जाए तो इस नए नियम से 90% से ज्यादा पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि वो अलग अलग पहाड़ियों को नहीं बल्कि पूरे इलाके को देख रही है और उस हिसाब से 90% जमीन अब भी सुरक्षित है। मतलब गिनती के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। लेकिन मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। इसका जो असल खतरा है वो पर्यावरण से जुड़ा है, और इसे समझने के लिए एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है, सीव इफेक्ट, यानी छलनी का असर। और ये छलनी का असर है क्या? इसे ऐसे समझिए, अरावली कोई एक ठोस सीधी दीवार नहीं है। इसमें छोटे छोटे गैप्स हैं, जैसे किसी छलनी में छेद होते हैं। जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो इन छेदों को भरने का काम करती हैं। अब अगर इन छोटी पहाड़ियों को कानूनी तौर पर पहाड़ी ही नहीं माना जाएगा तो एक तरह से हम उस छलनी में और बड़े बड़े छेद कर रहे हैं। इसका नतीजा, थार रेगिस्तान की धूल और रेत बिना किसी रोक टोक के सीधे दिल्ली, हरियाणा और बाकी मैदानी इलाकों में पहुंचेगी। और बात सिर्फ हवा और धूल तक ही सीमित नहीं है। खतरा यहीं खत्म नहीं होता। एक और बहुत बड़ा जोखिम है, और वो हमारी पानी की सप्लाई से जुड़ा है। देखिए, जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां या थोड़े समतल इलाके होते हैं वही जमीन के नीचे पानी पहुंचाने यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सबसे जरूरी होते हैं। बारिश का पानी वहीं रुकता है और धीरे धीरे जमीन में सोख लिया जाता है। अब अगर इन इलाकों को पहाड़ी नहीं मानकर वहां माइनिंग की इजाजत दे दी गई तो ये रिचार्ज जोन तबाह हो जाएंगे, और इसका सीधा असर गुरुग्राम जैसे शहरों पर पड़ेगा, जहां पानी की किल्लत तो पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सवाल उठता है कि आज की तारीख में हम खड़े कहाँ हैं और यहां से आगे का रास्ता क्या है? तो देखिए, फिलहाल के लिए एक राहत की बात जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक एक पूरा मैनेजमेंट प्लान, जिसे MPSM कहा जा रहा है, तैयार नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नए माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। और इस प्लान में वैज्ञानिक सर्वे से लेकर पर्यावरण पर असर तक हर चीज का गहराई से अध्ययन होगा। तो कह सकते हैं कि फौरी तौर पर खतरा टला हुआ है। अब सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार का तर्क है कि देश के विकास के लिए खनिजों का सस्टेनेबल यानी टिकाऊ तरीके से खनन बहुत जरूरी है, खास तौर पर लिथियम जैसे खनिज जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए चाहिए, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हमारे मोबाइल फोन से लेकर डिफेंस के साजो सामान तक हर हाईटेक चीज में इस्तेमाल होते हैं। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। क्या सस्टेनेबल माइनिंग की कोई भी योजना 3 अरब साल पुरानी इस कुदरती ढाल की सच में हिफाजत कर सकती है? क्या विकास और पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन बनाना मुमकिन है, या फिर हम कुछ ऐसा खोने का खतरा उठा रहे हैं जिससे हम फिर कभी वापस नहीं पा सकेंगे? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही दे।